हेलो स्टूडेंट, आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। क्रैक यूपीएससी सीएसई जीएस विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेस, लाइव टेस्टिंग क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा प्राप्त होगी। अर्थात आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम यशवंत कुमार सिंह है और मैं पिछले 20 वर्षों से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में मैं निश्चय आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर हूं और मैं इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा आपको। मेरे पढ़ाई में लगभग 100+ बच्चे आईएएस में सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि आप अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको इंडिया के सबसे बेहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें मुदित गुप्ता, अमन शर्मा, रोमन सैनी, मृणाल पटेल जैसे टीचर उपलब्ध हैं। इस पर अनेक कोर्स है। अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनेक कोर्स हैं। हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग। हम कोर्सेस की बात करें, अब हम बात करें, दो तरह के कोर्स होते हैं, एक प्लस, दूसरा आइकॉनिक। प्लस आइकॉनिक की बात करें, प्लस की जो भी फीस हो, यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हम दूसरी चीज आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक की फीस प्लस की अपेक्षा ज्यादा है, पर देखो सुविधाएं क्या क्या है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्विज, आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर की सुविधा उपलब्ध होती है जो प्लस में नहीं है। इसलिए मेरा यह मानना है कि आप आइकॉनिक कोर्स भी परचेस करते हैं तो आपके सिलेक्शन में बड़ी भूमिका हो सकती है। पर यदि निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस पर ऑप्शनल कोर्स भी उपलब्ध है। फीस जो भी हो, पर यदि आप निश्चय कि रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो यहां भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब एक चीज सोचो जरा आप, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था, फिर उसकी क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी। विकास की अवस्था में यह बात हुई थी विकसित अर्थव्यवस्था कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। हम लोग ये बात कर चुके थे कि हमेशा ध्यान दो, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का हम वर्गीकरण की हम लोग बात कर रहे थे। हमने ये कहा था विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, फिर बात हुई थी विकासशील अर्थव्यवस्था। ये बातें पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे, विकसित अर्थव्यवस्था। ध्यान देना इस बात को, या हम बात करें यदि विकसित अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो ध्यान देना इस बात को, चीज फिर हम बात हुई थी विकासशील अर्थव्यवस्था। देखो आओ, हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें, डेवलपिंग इकोनॉमिक कहते किसे। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि देखो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। स्टेट पीसीएस में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, पर यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा सा अंतर होगा।
देखो आप, यदि हम विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें कि विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, हम किसे कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। यदि हम इसकी बात करें तो वस्तुतः औद्योगिकरण, अपेक्षाकृत कम। दूसरी चीज संसाधनों का दोहन दोहन अपेक्षाकृत कम। हमेशा ध्यान देने इस बात को, कृषि की भूमिका भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा। विकासशील अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे, इसकी मीनिंग क्या है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था का अर्थ है औद्योगिकरण अपेक्षाकृत कम होता है, विकसित देशों की अपेक्षा अपेक्षाकृत कम। नंबर 2, संसाधनों का दोहन भी अपेक्षाकृत कम। और नंबर 3, कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, यह विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें। विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण ज्यादा होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था में अपेक्षाकृत औद्योगिकरण कम होता है। लेकिन यह जो विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसमें होता क्या है, कृषि पर निर्भर जनसंख्या का बोझ ज्यादा। इसका मतलब यह है कृषि पर निर्भर जनसंख्या ज्यादा। पहली बात ध्यान दो इस बात को। दूसरी चीज क्या होता है कि जीवन स्तर थोड़ा निम्न होता है, अपेक्षाकृत निम्न होता है। यह बात हमेशा ध्यान दो, यह जो विकासशील अर्थव्यवस्था की हमने बात की, ये इसकी मीनिंग है, ये मीनिंग है। लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा, ये मैं बार बार कहता हूं, ये देखो प्रश्न कैसे पूछेगा और एक समान स्टूडेंट गलती कहां करता है। ये विकासशील अर्थव्यवस्था की ये चीज है। अब सोचो जरा, दूसरी चीज कहा जाए अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित की हम बात करें, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। यदि हम अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें, अविकसित यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमेशा ध्यान दो, औद्योगिकरण अत्यंत कम, औद्योगिकरण अत्यंत कम, संसाधनों का दोहन भी हम अत्यंत कम की बात करें। हमेशा यह अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, औद्योगिकरण अत्यंत कम, संसाधनों का दोहन भी अत्यंत कम होता है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर है।
जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर हम निर्भर की बात करें। चौथी चीज देखो आप, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा। यह बात ध्यान दो इस बात को। इसका अर्थ यही है उस देश की इकोनॉमी में या उस देश की जीडीपी में कृषि की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। हमेशा औद्योगिकरण अत्यंत कम होता है, संसाधनों का दोहन भी अत्यंत कम, जनसंख्या का बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर होता है। और अगली चीज, अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होती है। कितनी अच्छी बात है ये अविकसित अर्थव्यवस्था की ये लक्षण है। इसका मतलब ये अविकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी ज्यादा तथा जीवन स्तर निम्न होता है। इस अविकसित अर्थव्यवस्था में शहरीकरण अत्यंत कम होता है। शहरीकरण कम तथा जनसंख्या का बड़ा स्वभाव गांव में रहती है। बड़ा भाग ये बात थोड़ा सा ध्यान दे इस बात को कि देखो आप, ये जो अविकसित अर्थव्यवस्था है, मैंने यहां शहरीकरण बहुत कम होता है, जनसंख्या का बड़ा भाग कहां रहती है? गांव में रहती है। इकोनॉमी में कृषि की भूमिका क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर निर्भर होता है। इस प्रकार तीन तरह की अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था की बात करें हम लोग। प्रश्न कैसे पूछेगा ये मीनिंग आपको पता होगा, हर जगह मिल जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछेगा ये प्राइमरी है। जैसे मैं एक प्रश्न को उठाता हूं, प्रश्न ये है, निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है? निम्न में से सत्य है। ध्यान से समझो इस बात को। सत्य क्या है? जैसे मैंने क्या कहा, अविकसित अर्थव्यवस्था में शहरीकरण ज्यादा होती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा सा भाग शहरों में रहती है। इन प्रश्नों को देखो आप। हम नंबर 2 की बात करें। विकसित अर्थव्यवस्था पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर रहती है। निर्भर
होती है। हम तीसरी चीज बात करें, विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था कि जीडीपी में कृषि की भूमिका 60 से 70% होती है। और हम नंबर 4 की बात करें, ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, अविकसित अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिक रोजगार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक बात हमेशा ध्यान दो, प्रश्न को देखो आप गलतियां कहां करोगे, मैं यही बताना चाहता हूं। मैं आपसे बार बार, कई बार ऐसा होता है आपने सब कुछ पढ़ लिया फिर भी आईएएस का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप सारी किताबें रट लो, प्रश्न नहीं बनेगा। क्या रीजन है? एक नया लड़का आता है, केवल एक किताब पढ़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपने विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था की मीनिंग तो जान लिया आपने। अब मैं उन प्रश्नों को उठा रहा हूं। देखो आप, अविकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा सा भाग शहरों में रहती है। यह विकल्प सही है कि गलत है? अब सोचो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अविकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा सा भाग गांव में रहती है, क्योंकि शहरीकरण बहुत कम होता है। और जब शहरीकरण कम होगा तो जनसंख्या का बड़ा सा भाग गांव में रहेगी। विकल्प क्या है? जनसंख्या का बड़ा सा भाग शहरों में रहती है। शहरों में नहीं रहती, गांव में रहती है। यह विकल्प गलत हो गया। यह क्वेश्चन उठाने का उद्देश्य यह है कि आप मीनिंग तो जान चुके हो, प्रश्न कैसे पूछेगा और हम कहां गलतियां करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यूपीएससी टर्म से क्वेश्चन बना रहा है, शब्द की मीनिंग से प्रश्न बना रहा है। फर्क यह है कि जो विकल्प बनाता है वो विकल्प बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, बहुत ही ज्यादा जटिल बना देता है। वहीं पर हम सब गलतियां कर बैठते हैं। दूसरी देखो आप, विकसित अर्थव्यवस्था पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर होती है। पूर्णतः शब्द है, उद्योगों पर निर्भर होती है। ये गलत हो गया। ये गलत क्यों है? आपको लग रहा है कि विकल्प, यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न उठाएगा, पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर होती है, ये विकल्प गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि मैंने पूर्णतः शब्द का प्रयोग किया है। हमेशा जानो, पूर्णतः मैंने क्या कहा? किसी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र तीनों की भूमिका होती है। पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर होने का मतलब यह है कि सेवा क्षेत्र और कृषि की भूमिका एकदम जीरो है। ऐसा तो है नहीं। अमेरिका एक विकसित देश है, यूरोप एक विकसित देश है, पर वहां की इकोनॉमी में कृषि की भी भूमिका है, उद्योग की भी भूमिका है और सर्विस क्षेत्र की भी भूमिका है। अब सोचो, यह पूर्णतः शब्द है, पूर्णतः शब्द है। अब आपको यह लगेगा, आप जल्दीबाजी में क्या करोगे आप, कि विकसित अर्थव्यवस्था पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर है।
आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, आप सही मार दोगे और यूपीएससी उसे गलत कर देगा, क्योंकि पूर्णतः शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान देने इस बात को, केवल उद्योग नहीं, सेवा क्षेत्र और कृषि तीनों की भूमिका होती है। अंतर सिर्फ ये है कि कृषि की जो भूमिका है वो कम होती है, सेवा क्षेत्र उद्योग की भूमिका क्या होती है, ज्यादा होती है। तीसरी चीज, विकासशील अर्थव्यवस्था के जीडीपी में कृषि की भूमिका 60 से 70% तक होती है। यह गलत है, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कृषि की भूमिका होती है पर कम होती है, 35-40% या कभी कभी 50% तक, कभी भी 60 से 70% नहीं होती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका इतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब है यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। चौथे से देखो, अविकसित अर्थव्यवस्था के विकास में औद्योगिक रोजगार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक चीज सोचो, अविकसित अर्थव्यवस्था में जब औद्योगिकरण होता ही नहीं तो औद्योगिक रोजगार कहां से होगा। और अविकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तो स्वाभाविक है सर्विस सेक्टर में जो रोजगार, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रोजगार क्रिएट होगा उनकी भूमिका होगी, न कि औद्योगिक रोजगार की। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अब एक प्रश्न, ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को कि ये जो औद्योगिक रोजगार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां औद्योगिकरण बहुत कम होता है। तो यह भी विकल्प आपका क्या हो गया, गलत हो गया। प्रश्न क्या है, निम्न में से सत्य है। सत्य क्या है, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि प्रश्न कैसे पूछेगा, हम गलतियां कहां करते हैं। अब सोचो जरा, जैसे यदि हम बात करें अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें हम लोग, जैसे ये कहा जाए विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अविकसित अर्थव्यवस्था। यह बात हमेशा ध्यान दो, एक है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा अविकसित अर्थव्यवस्था। तीनों में हम डिफरेंस की बात करें, हमेशा विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कृषि की भूमिका अत्यंत कम होती है। हमेशा ध्यान दो, जो विकसित अर्थव्यवस्था है वहां कृषि की भूमिका अत्यंत कम होती है, भूमिका होती ही नहीं। यहां क्या होता है कि कृषि की भूमिका अपेक्षाकृत ज्यादा, अविकसित जो अर्थव्यवस्था है यहां कृषि की भूमिका ही महत्वपूर्ण। भूमिका ही महत्वपूर्ण। ये तीनों में डिफरेंस देखो आप, यहां जो है शहरीकरण सबसे ज्यादा तथा
जनसंख्या का बड़ा भाग शहरों में रहती है। अब देखो आप, ये विकसित अर्थव्यवस्था में ये स्थिति है, शहरीकरण ज्यादा, जनसंख्या का बड़ा सा भाग शहरों में रहती है। पर विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या होता है, शहरीकरण अपेक्षाकृत कम, शहरीकरण अपेक्षाकृत कम, और अविकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, शहरीकरण अत्यंत कम। ये बात हमेशा ध्यान दो। अब एक चीज सोचो जरा, यहां जनसंख्या का बड़ा सा भाग शहरों में रहती है, यहां शहर गांव दो में रहेगी, यहां क्या होगा, जनसंख्या का बड़ा सा भाग गांव में रहती है। यहां क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग और सर्विस सेक्टर की भूमिका ज्यादा होती है, कृषि की भूमिका अत्यंत कम। यहां क्या होता है, उद्योग और सेवा क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है। पर अविकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है, और जो रोजगार क्रिएट होते हैं वह एग्रीकल्चर सेक्टर में। जनसंख्या का बड़ा सा भाग कृषि पर निर्भर होती है। ये तीनों में बेसिक डिफरेंट है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे यूपीएससी में, तो यहां से सीधे प्रश्न उठाए जाएंगे आपसे। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। अब देखो आप, ये तो एक बात, इमर्जिंग इकोनॉमी क्या है। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, विकसित और विकासशील के बीच की स्थिति है। जैसे मैंने ये कहा, ये जो इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, इमर्जिंग, ये जो अर्थव्यवस्था है, सच तो ये है, ये विकसित अर्थव्यवस्था और ये विकासशील अर्थव्यवस्था। हमेशा इन दोनों के बीच में क्या होता है, इमर्जिंग इकोनॉमी होती है। अर्थात न तो विकासशील होती है, न तो पूर्णतः विकसित होती है, लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर वह अग्रसर होती है। उस इकोनॉमी का लगातार प्रयास होता है कि वह विकसित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैंने ये कहा, भारत, रूस, चीन, ब्राजील, ये जो इकोनॉमी है, इन देशों की जो इकोनॉमी है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है। भारत, इसका मतलब ये है कि अभी विकासशील अर्थव्यवस्था से ऊपर उठ चुके हैं और ये विकसित अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के बीच में पाई जाती है। न तो पूर्णतः विकसित होती है और न तो पूर्णतः विकासशील होती है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है यह इमर्जिंग इकोनॉमी। अब सोचो, आप विकसित, विकासशील, इमर्जिंग इकोनॉमी की बात करें, इनमें एक डिफरेंस देखो आप। यदि हम बात करें तो देखो आप, स्थिति यह होती है, जैसे अविकसित, विकासशील, इमर्जिंग,
इकोनॉमी और विकसित इकोनॉमी। विकसित हम अर्थव्यवस्था की बात करें, हमेशा ध्यान दो इतने तरह की इकोनॉमी होती है, अविकसित, विकासशील, इमर्जिंग इकोनॉमी और विकसित अर्थव्यवस्था। लेकिन हम जैसे जैसे अविकसित से विकसित अर्थव्यवस्था के अग्रसर होते हैं, हमेशा ध्यान दो हम जैसे जैसे इधर अग्रसर होते चले जाएंगे, गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि, गैर हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम जैसे जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था से, पूरी बात ध्यान देना, हम जैसे जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर मूव करते हैं, वैसे वैसे गैर खाद्यान्न पर खर्च में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। हम गैर खाद्यान्न की बात करें, नॉन फूड एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अविकसित अर्थव्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति है, अविकसित अर्थव्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति है 100 रुपये कमाता है तो 90 रुपया खाने पर खर्च करता है, मतलब 90% वो खाने पर खर्च करता है। पर जो विकसित अर्थव्यवस्था है, यदि वहां कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो उसका मात्र 20% खाने पर खर्च करता है। 80% गैर खाद्यान्न, मतलब खाद्यान्न को छोड़ के अन्य जितनी चीजें हैं, घूमना फिरना, फ्रिज, गाड़ी, ये तमाम चीजों में पैसे खर्च करता वो। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। हम दूसरी चीज बात करें कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सेवाओं पर खर्च में वृद्धि, हमेशा ये लगातार सेवाओं पर खर्च में क्या होती है, वृद्धि होती चली जाती है। हम तीसरी चीज बात करें, कृषि की भूमिका लगातार कम होती चली जाती है। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, कृषि की भूमिका निरंतर कम होती चली जाती है। अविकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका ज्यादा होती है, विकसित अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका क्या होती है, लगातार कम होती चली जाती है। फिर एक बात करना चाहता हूं कि ग्रामीण जनसंख्या में निरंतर गिरावट आने लगती है और शहरी जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं, देखो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ध्यान देने इस बात को, अविकसित, विकासशील, इमर्जिंग और विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें हम जैसे जैसे अविकसित अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, गैर खाद्यान्न पर खर्च में लगातार वृद्धि होती चली जाती है, सेवाओं पर खर्च में वृद्धि होती है और कृषि की भूमिका निरंतर कम होती चली जाती है। यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे। प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे यूपीएससी, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में, ध्यान देने इस बात को, निम्न में से सत्य है, निम्न में से सत्य है। क्या सत्य है? फर्स्ट, विकसित अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर खर्च में निरंतर वृद्धि होती है।
विकसित अर्थव्यवस्था में गैर खाद्यान्न पर खर्च अधिक होता है। पहली चीज, हम नंबर 2 की बात करें कि विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हम तीसरी चीज बात करें, इसे ध्यान से समझो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अविकसित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न पर खर्च सबसे ज्यादा होता है। खर्च एक बात हमेशा ध्यान दो, क्या सत्य है क्या असत्य है। पहली चीज, ये जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था में मैंने कहा गैर खाद्यान्न पर खर्च अधिक होता है। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, गैर खाद्यान्न पर ही खर्च अधिक होता है। हम नंबर 2 की बात करें, विकासशील अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमेशा ये जो सर्विस सेक्टर है उसकी भूमिका सबसे ज्यादा होती है विकासशील अर्थव्यवस्था में। सेवा क्षेत्र की भूमिका ज्यादा होती है, यह भी विकल्प बिल्कुल सही है। और अविकसित अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न पर खर्च सबसे ज्यादा होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अब सोचो आप, कई बार जो यूपीएससी प्रश्न पूछेगा, प्रश्न इस तरह का पूछ देता है वो। अब हम बात करें कि इकोनॉमी में क्या होता है, सीमित संसाधन और आवश्यकताओं की मांग ज्यादा होती है। जैसे हम ये कहें कि जब अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब अर्थव्यवस्था की बात हम लोग करेंगे तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, एक तो सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। और दूसरी बात, आवश्यकताएं ज्यादा होती हैं। हमेशा संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अब इन सीमित संसाधनों में लोगों की आवश्यकता कैसे पूरी की जाए, यह महत्वपूर्ण होता है। अब देखो आप, ये हमारे रिसोर्स सीमित है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, ज्यादा है। तो सीमित संसाधनों में आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाए, यह प्राइमरी होता है। अब वितरण कौन करेगा, इस इकोनॉमी में वितरण का काम कौन करता है, या तो राज्य करता है, या तो बाजार करता है, या तो दोनों करते हैं।
क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन होगा तो उत्पादन का वितरण भी होना चाहिए। और जब हम वितरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो दो चीज, या तो राज्य करेगा या तो बाजार करेगा, या तो राज्य बाजार दोनों करेंगे। हमेशा ध्यान इस बात को, इकोनॉमी में या तो राज्य करेगा, इसका मतलब यह है प्रत्येक व्यक्ति तक उत्पाद या सेवा की सप्लाई स्टेट करती है या सरकार करती है। यदि हम मार्केट की बात करें तो कई बार क्या होता है, बाजार करता है। बाजार में निजी क्षेत्र है। हमेशा प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ये उत्पादों की सप्लाई करता है। और तीसरी चीज, स्टेट मार्केट दोनों करते हैं। हमेशा स्टेट भी करेगा और मार्केट भी करेगा, ये दोनों कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के जो समाजवादी देश हैं वहां वितरण का कार्य राज्य करता है। दुनिया के जो पूंजीवादी देश हैं वहां वितरण का जो कार्य है मार्केट करता है। लेकिन जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहां वितरण का काम राज्य और बाजार दोनों करता है। इसका मतलब यह है, कुछ सेवाओं का वितरण राज्य करता है और कुछ सेवाओं का वितरण बाजार करता है। ये चीजें, बातें। फिर एक प्रश्न कि अर्थव्यवस्था के घटक के कौन कौन से कंपोनेंट हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के। हमेशा ध्यान दें इस बात को, कौन कौन से कंपोनेंट हैं अर्थव्यवस्था के। यदि अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट की बात की जाए यदि कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर, सरकार भी होती है, वित्तीय क्षेत्र की बात करें हम लोग, अंत में बात करें विदेशी क्षेत्र। हमेशा ध्यान देने इस बात को, ये जो उत्पादक है, उपभोक्ता है, सरकार है, वित्तीय क्षेत्र की बात करें हम लोग या फिर हम विदेशी क्षेत्र की बात करें, ये सब के सब क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग। हमेशा उत्पादक जो उत्पादन करता है अर्थव्यवस्था में, उत्पादक चाहे सरकार हो चाहे निजी व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, हमेशा ध्यान दो, प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादन कौन कर रहा है, चाहे सरकार कर रही हो, चाहे निजी व्यक्ति कर रहा हो, चाहे संस्था कर रही हो। हमेशा ध्यान देना इस बात को, ये उत्पादक होते हैं। यदि हम उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता में या तो सरकार उपभोग करेगी, या तो व्यक्ति करेगा, या तो संस्था करेगी। कंज्यूमर की बात करें, या तो सरकार, या तो निजी व्यक्ति करेगा,
या तो संस्था करेगी। यह जो उपभोक्ता है, एक उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता में सरकार, निजी व्यक्ति और संस्था की बात करें। सरकार में चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की बात करें। यदि वित्तीय क्षेत्र की बात करेंगे तो दो चीज, पूंजी बाजार या फिर बात करें हमेशा या तो कैपिटल मार्केट होगा या तो मनी मार्केट होता है। हमेशा द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें, एक उत्पादक होगा, दूसरा उपभोक्ता होगा, सरकार होगी, वित्तीय क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र की बात करें हम लोग। आपसे यूपी से क्या पूछेगा, विकल्प दे देगा, ये पूछेगा इसमें से कौन कौन अर्थव्यवस्था का घटक नहीं है। आपसे ये पूछ देगा यूपीएससी, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था का घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है, ये पूछा जा सकता है। वस्तुतः ये सब के सब कंपोनेंट है। विदेशी क्षेत्रों में क्या होता है, हम चाहे एक्सपोर्ट की बात करें चाहे इंपोर्ट की बात करें, विदेशी बाजार की बात करें या घरेलू बाजार की बात करें, क्योंकि जो मार्केट है ये मार्केट डिमांड को क्रिएट करता है, डिमांड को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखो आप, ये है। अब हम बात करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का वर्गीकरण, द सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें हम लोग, मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखो आप, यदि हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे तो पहली चीज प्राथमिक क्षेत्र, हम दूसरी चीज बात करें द्वितीय क्षेत्र की, और तीसरी चीज हम बात करें हम तृतीय क्षेत्र की बात करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और हम बात करें टर्सरी सेक्टर। ये तीन सेक्टर होते हैं। द्वितीय क्षेत्र के तीन भाग हैं, निर्माण, कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे, विनिर्माण, अगला है प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग कहते हैं इसे। हमेशा ध्यान दें इस बात को, यदि हम तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें सर्विसेज आती हैं। आगे हम बात करेंगे, देखो आप, ये अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और हम बात करें टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन कहते हैं, निर्माण को कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, प्रसंस्करण को प्रोसेसिंग कहते हैं। हमेशा ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और हम बात करें प्रोसेसिंग, ये तीन बातें होती हैं। अब हम बात करें प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं। हमेशा प्राइमरी क्षेत्र में क्या होता है, यह पूर्णतः यह कहा जाता है प्रकृति पर निर्भर होता है। ये कहें हम लोग, यह पूर्णतः जो है प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर होता है। तो प्राकृतिक उत्पादों पर जो निर्भर क्षेत्र है उसे कहते हैं
प्राइमरी सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर की बात करें हम लोग, देखो आप, यदि हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें हम लोग, देखो आप, यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की यदि बात करें हम लोग, तो एक बात ध्यान देने इस बात को, ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये करता क्या है? इसका मतलब ये है प्राइमरी सेक्टर का कि ऐसे क्षेत्र जो प्रकृति के उत्पादों पर निर्भर हो, मतलब प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उस पर निर्भर हो। इसका मतलब है पर्यावरण या प्रकृति पर ये जो निर्भर क्षेत्र है उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने क्या कहा, कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, लकड़ी काटना, ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। मतलब जब प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का अर्थ होता है पर्यावरण या प्रकृति पर निर्भर क्षेत्र। जैसे मैंने कहा कृषि क्षेत्र जो हमारा है, दूसरी जो पशुपालन, मत्स्यन है, खनन क्षेत्र है, और हम बात करें लकड़ी काटना की बात करें हम लोग, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ये बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, कारण ये कि प्रकृति पर निर्भर है। आपसे यूपीएससी में क्या पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, प्राथमिक सॉरी स्टेट पीसीएस में यह पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, विकल्प का चुनाव करें। पर यूपीएससी में जब प्रश्न पूछेगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, जो अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं उनको क्या करेगा, वो ट्विस्ट कर देगा। देखो आप हमेशा ध्यान देने इस बात को, हम द्वितीय क्षेत्र की यदि बात करें, सेकेंडरी हम सेक्टर की बात करें, हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें यदि, हमेशा यदि सेकेंडरी सेक्टर की बात किया जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में तीन चीज आती है। एक निर्माण, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन, दूसरा है विनिर्माण, इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है प्रसंस्करण, इसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसे निर्माण और विनिर्माण में अंतर होता है। निर्माण को कहते हैं कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण का अर्थ क्या होता है, हर बार अलग अलग स्थानों पर आर्थिक गतिविधि का संपन्न होना। निर्माण की जब बात करेंगे मतलब सिंपल चीजें अलग अलग, हर बार अलग अलग स्थानों पर निर्माण होना हमेशा, या कोई रूप देना। फॉर एग्जाम्पल नहर का निर्माण, सड़क का निर्माण, मकान का निर्माण होता है, ये कंस्ट्रक्शन है, निर्माण। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे
ये हम निर्माण की बात करें, हम लोग कंस्ट्रक्शन, हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण की बात करें, जैसे ये कहा जाता है हर बार अलग अलग स्थानों पर आर्थिक गतिविधि का संपन्न होना, आर्थिक संपन्न होना, हमेशा हर बार अलग अलग स्थानों पर आर्थिक गतिविधि का संपन्न होना। जैसे मैंने क्या कहा, नहर, सड़क, बंदरगाह, मकान इत्यादि का निर्माण होता है। जैसे मैंने एक चीज ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। अब एक चीज सोचो, जहां मकान बन चुका है या तो उसके ऊपर बनेगा या तो अलग स्थान पर बनेगा। कंस्ट्रक्शन या रिवर्सिबल होता है, निर्माण कहते हैं इसे। बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? एक ही स्थान पर बार बार उत्पादन होना, एक ही स्थान पर बार बार उत्पादन होना। जैसे कंपनी में गाड़ी, फ्रिज, एयर कंडीशन का निर्माण। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कोई कंपनी बन गई, एक ही स्थान में जब बार बार उत्पादन होना उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मान लो मैं एक कंपनी बन गई है और इस कंपनी में क्या हो रहा है, बार बार फ्रिज का, गाड़ी का निर्माण होता है। पर एक चीज ध्यान देना, कंपनी की जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण है, और कंपनी के अंदर जो गाड़ी और फ्रिज का निर्माण हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग है। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ली, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा आपसे, आप मिट्टी की खुदाई करते हो और मिट्टी निकालते हो, मिट्टी को गीला करते हो आप, वो प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि प्राकृतिक उत्पादों पर निर्भर है वो। पर मिट्टी से जब ईंट का निर्माण करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग है, वो द्वितीयक क्षेत्र है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह कहा जाता है आप लॉ एस्क निकालते हो वो प्राइमरी सेक्टर है, आप खनन करते हो वो प्राइमरी सेक्टर है, लॉ अयस्क। लेकिन लॉ अयस्क ला करके आप करते क्या हो, एक निर्धारित स्थान पर स्टील का निर्माण करते हो। ये जो स्टील का निर्माण करते हो यह मैन्युफैक्चरिंग है। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, लेकिन जो लॉ एस्क आता है वह प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। जैसे मैंने कहा, एल्युमिनियम का एस्क हम निकालते हैं, खनन करते हैं, वो क्या है हमारा, हम जो खनन करते हैं एल्युमिनियम अयस्क का, वो प्राइमरी सेक्टर है। पर एल्युमिनियम अयस्क से हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग है। नदी से रेत निकाला जाता है,
रेत निकाला जाता है, ये प्राइमरी सेक्टर है। और रेत से मकान का निर्माण होता है, वो निर्माण कहलाता है। अब सोचो जरा, जैसे हम करते क्या है, हम जिप्सम की खुदाई करते हैं, हम चूने की खुदाई करते हैं। चूना, जिप्सम, पत्थर, कोयला, ये सब के सब प्राथमिक क्षेत्र है, ये प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन हम उससे क्या करते हैं, कंपनी में लाते हैं और सीमेंट का निर्माण करते हैं। हम जब सीमेंट का निर्माण करते हैं तो मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मैन्युफैक्चर होता है। उस सीमेंट का उपयोग करके हम सड़क का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम मकान का कंस्ट्रक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। हमेशा ध्यान दो, ये बहुत ही बेसिक चीज है। और यूपीएससी क्या करेगा, यहीं से प्रश्नों को कई बार ट्विस्ट कर देता है और हम गलत कर देते हैं उन प्रश्नों को। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो ये है आपका विनिर्माण। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण की हम बात करें। अब एक चीज सोचो जरा, जैसे निर्माण और विनिर्माण, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। ये जो निर्माण है, याद रखना, आप घर बनाते हो वो कंस्ट्रक्शन है, पर घर के निर्माण में जो सीमेंट और ईंट का प्रयोग करते हो वो मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट बनता है। पर सीमेंट का जो कच्चा माल है वो प्राथमिक क्षेत्र है, ईंट का जो कच्चा माल आता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। पर ईंट मैन्युफैक्चर होता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है, विनिर्माण होता है सीमेंट का। स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब के सब मैन्युफैक्चर होता है ये। अब देखो, प्रोसेसिंग की यदि बात करें हम लोग, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, हम प्रसंस्करण कहते किसे। प्रोसेसिंग का सामान्य अर्थ होता है कि कृषि और पशु उत्पादों को खाने योग्य बना देना, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। कृषि एवं हमेशा ये प्रोसेसिंग है, कृषि और पशु उत्पादों को खाने योग्य बनाना, हम इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। अब देखो आप, जब प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, प्रोसेसिंग कहते किसे हैं, प्रसंस्करण का मतलब होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। जब प्रसंस्करण की हम बात करते हैं तो ध्यान देना, एक होता है प्राथमिक, ये जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल चीजें, कृषि और पशु उत्पादों की सफाई और पैकिंग होती है। कृषि एवं उत्पाद की कृषि एवं पशु उत्पाद की हम बात करें, सफाई एवं पैकिंग होती है। हमेशा, जैसे मैंने ये कहा कि आपने गेहूं को धुल लिया, पशु उत्पाद में पशुओं का मांस और दूध, ये पशु उत्पाद आते हैं। पशुओं का मीट और पशुओं का जो दूध है वो सब के सब एनिमल प्रोडक्ट में आता है। वो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे चना की सफाई
एवं हमेशा आपने चने की सफाई कर दी और चने की पैकिंग कर दी। ये जो चने की सफाई और पैकिंग होती है, ये हमारा प्राइमरी प्रोसेसिंग है। इसमें क्या होता है, उत्पाद के भौतिक, स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, जब चना की सफाई आपने कर दी और चने की पैकिंग कर दी, तो चना ही रहेगा, उसके भौतिक स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो चना ही रहेगा। आपने गेहूं की सफाई की और पैकिंग कर दी, पशुओं के मांस की सफाई की, आपने पैकिंग कर दी, दूध की सफाई की, आपने पैकिंग कर दी। यह है प्रोसेसिंग। याद रखना, पशुओं को पालना, पशुओं से दूध निकालना प्राथमिक क्षेत्र है, पर पशुओं के दूध की पैकिंग करना द्वितीयक क्षेत्र है, क्योंकि पैकिंग प्रोसेसिंग का पार्ट है। अंतर पर ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या कहा, अब गेहूं की खेती करते हो वो प्राथमिक क्षेत्र है, चावल की खेती करते हो वो प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन गेहूं या चावल को धुल करके पैक कर देना वो द्वितीयक क्षेत्र है, वो प्रोसेसिंग का पार्ट है। ये मैंने कहा, पशुओं से जो दूध निकालते हो ना, दूध निकालते हो, दूध निकालना प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन वो दूध की पैकिंग कर देना द्वितीयक क्षेत्र। तो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है दूध या दूध की पैकिंग, तो आंसर क्या होगा, दूध की पैकिंग हम सेक्टर में आता है। हमेशा ध्यान दो, तो उत्पाद के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, उत्पाद जैसा वैसा ही रहेगा, और उत्पाद की कीमत में भी परिवर्तन नहीं होता। उत्पाद के में भी परिवर्तन नहीं होता है। हमेशा गेहूं खुले मार्केट में जो भी बिके, पैकिंग कर दिया तो भी लगभग कीमत उतना ही होगा। यह कहते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग। द्वितीयक प्रोसेसिंग में क्या होता है, द्वितीयक हम प्रसंस्करण की बात करें, इसमें होता क्या है कि उत्पादों के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन आ जाता है, जैसे गेहूं से आटा का निर्माण, चना से बेसन, का निर्माण। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह सेकेंडरी प्रोसेसिंग है। मैंने क्या कहा, उत्पाद के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेहूं से आटा बना लिया, चना से बेसन का निर्माण कर लिया। पूरी बात ध्यान देना, चने की जो खेती होगी वो प्राइमरी सेक्टर है, चने को धुल करके पैकिंग कर दिया तो प्राइमरी, सॉरी,
प्राइमरी प्रोसेसिंग प्राथमिक प्रसंस्करण, और चने से अपने बेसन का निर्माण कर लिया तो द्वितीयक प्रसंस्करण। मैंने क्या बताया, आपने क्या किया, गेहूं की खेती की तो प्राथमिक क्षेत्र, गेहूं को धुल करके आपने पैकिंग कर दी मान लो, तो फिर अपने प्राथमिक प्रसंस्करण पर अपने गेहूं से आटा बना लिया तो द्वितीयक क्षेत्र। कि देखो कैसे उसका भौतिक स्वरूप चेंज हो गया। आपने गेहूं की पैकिंग की प्राथमिक प्रसंस्करण, पर अपने गेहूं से आटा बना लिया तो द्वितीयक प्रसंस्करण, सेकेंडरी प्रोसेसिंग कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, उत्पाद की कीमत में अंतर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, गेहूं यदि 20 रुपए किलो मिलता है तो आटा हो सकता है 30 रुपया किलो मिले या 35 रुपए किलो मिले, तो कहीं ना कहीं कीमतों में अंतर का आना स्वाभाविक है। यह बात एकदम क्लियर हो कि प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या आता है और द्वितीयक प्रसंस्करण में क्या आता है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी चीज हम बात करें, तृतीयक टर्शियरी हम प्रोसेसिंग की बात करें। अब एक चीज सोचो जरा, यदि हम तृतीयक प्रसंस्करण की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कृषि और पशु उत्पाद तुरंत खाने योग्य हो जाता है। एवं पशु उत्पाद तुरंत खाने योग्य हो जाता है। जैसे दूध से दही का निर्माण, हमेशा ये टर्शियरी प्रोसेसिंग है। हमेशा कृषि और पशु उत्पाद तुरंत खाने योग्य हो जाता है, जैसे दूध से दही का निर्माण करना, यह तुरंत। इसमें क्या होता है, उत्पाद की कीमत में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। मैंने क्या कहा कि जब प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी और हम टर्शियरी की बात करें। प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी क्या है, इन दोनों को ध्यान में देखो आप। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कैसे उत्पाद की कीमत में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और हम टर्शियरी की बात करें, उत्पाद की कीमत में ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे फिर मैं एक बात करना चाहता हूं, एक किसान अपने गाय से दूध निकालता है, प्राथमिक क्षेत्र, वो दूध की पैकिंग होती है, प्राथमिक प्रसंस्करण, दूध से दही का निर्माण कर दिया गया, तृतीयक प्रसंस्करण, टर्शियरी प्रोसेसिंग। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में क्या आएगा और टर्शियरी में क्या आएगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को, यह चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। चलो हम बात करते हैं,
शेष बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक बात कहना चाहता हूं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप यदि आप सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं और निश्चय के रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू।